दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी के एक विधायक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। उन्होंने ललकारा है। उस विधायक का नाम है हुमायूं कबीर। हुमायूं ने हिंदुओं को गंगा में बह देने की धमकी दी है। ये धमकी सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है दोस्तों, ये धमकी या कहे कि ये चैलेंज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। सबसे पहले मैं आपको हुमायूं कबीर की धमकी सुनाना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सके कि हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में नफरत की आग कैसे भड़काई जा रही है, किस तरह हिंदुओं को डराया जा रहा है। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কালীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। दोस्तों, सुना आपने ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को भागीरथी गंगा में डुबा दूंगा, शक्तिपुर इलाके में रहने नहीं दूंगा, मुसलमान हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। 30-70 का गणित समझा रहे हैं दोस्तों, जिस जगह से हुमायूं कबीर लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं, वहीं पर रामनवमी के दिन दंगा भड़का था। और 30 और 70 का जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसका मतलब यह था कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 33% हिंदू हैं और 66% मुसलमान हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच आबादी के इसी अंतर को हुमायूं कबीर धमकी के अंदाज में समझा रहे थे। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने इसी मुर्शिदाबाद की रैली में कहा था कि बंगाल को हिंदू विहीन बनाने की साजिश चल रही है। हिंदुओं को धमकी या योगी को चुनौती। जिस शक्तिपुर में रामनवमी के दिन राम भक्तों पर पत्थर फेंके गए, वहां फिर से दंगा भड़काने की तैयारी चल रही है। ममता बनर्जी के एमएलए खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आप भड़का क्यों रहे हैं तो कहते हैं जब योगी उल्टा लटकाने की बात करेंगे तो 70% मुसलमान हाथ में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में 30 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी। उन्होंने दंगाइयों को लटकाने की चेतावनी दी थी और टीएमसी की विधायक हुमायूं कबीर सीधे सीधे हिंदुओं को गंगा में डुबोने की धमकी देने लगे। उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, भव्य आयोजन होते हैं, लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके उल्टा लटका करके ठीक कर देता। কত ধানে কত চাল হয়, 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কালীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। हिंदुओं को धमकाने वाले हुमायूं कबीर की कुंडली जब हमने खंगाली तो पता चला कि सियासत में इनकी शख्सियत मौका परस्त वाली रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी की उंगली पकड़कर राजनीति का ककहरा सीखने वाले हुमायूं ने कांग्रेस से सियासत की शुरुआत की थी। साल 1982 से 2012 तक कांग्रेस में रहे। साल 2011 में पहली बार रेजी नगर से विधायक बने। उसके बाद टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी ने तुरंत उन्हें राज्य मंत्री भी बना दिया, लेकिन टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलने की वजह से उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। टीएमसी से हटे तो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन साल 2018-19 में उन्होंने बीजेपी का कमल थाम लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र से हुमायूं कबीर को टिकट दिया,
लेकिन वो चुनाव हार गए थे। जब बीजेपी में रहकर कामयाबी नहीं मिली तो फिर से टीएमसी में शामिल हो गए। साल 2021 में टीएमसी के टिकट पर मुर्शिदाबाद की भरतपुर विधानसभा सीट से वो विधायक भी बन गए। और आज हुमायूं मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को धमकाते और मुस्लिमों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। देश के सबसे बड़ा प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश, वहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 30 तारीख दोपहर में शक्तिपुर में थाने के 20 मीटर अंदर में वहाँ का रैली, भाजपा का जो उम्मीदवार है जो डॉक्टर निर्मल शाह, वो अच्छा आदमी है, मेरा अच्छा जानकारी है, अच्छा तालुकदार भी है, लेकिन उनको लेके वो मुस्लिम लोगों को उल्टा करके शाइस्ता करने का बात कौन से हिसाब से बोला। हुमायूं के भड़काऊ बयान पर बीजेपी और टीएमसी दोनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस प्रकार की बात को सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की सीमा तक ले जाना दर्शाता है कि इंडी गठबंधन अब पराजय की हताशा में किसी भी सीमा तक जा रहा है। ভারতবর্ষের সংবিধানে সৌহার্দ্যের বার্তা, ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা, এটা তৃণমূল কংগ্রেস দল মেনে চলে। আমি সবাইকে বলবো এটা মেনে চলার জন্য। धर्म के नाम पर तनाव फैलाने और भड़काने की इजाजत न तो चुनाव आयोग देता है और न ही देश का संविधान। इसलिए ऐसे नेताओं से सावधान रहिए जो समाज में तनाव फैलाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं अखिलेश यादव के गढ़ में बाबा का बुलडोजर शो दिखाने वाला हूं। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में थे, वहां उन्होंने रोड शो किया। दोस्तों खास बात यह रही कि उनके रोड शो में 25 से ज्यादा बुलडोजर थे। योगी के रोड शो में खूब भीड़ जुटी। दोस्तों घर की छतों से लेकर बुलडोजर से भी फूल बरसाए जा रहे थे। योगी के मैनपुरी रोड शो की बड़ी पिक्चर के साथ उनके बड़े हमलों पर मैंने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले मैं आपको मैनपुरी की चुनावी पिक्चर दिखाना चाहता हूं। दोस्तों मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहां से इस बार समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले वहां से मुलायम सिंह यादव जी चुनाव जीतते आ रहे हैं। वहीं डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी ने ठाकुर जयवीर सिंह को चुनाव में उतारा है, जो मैनपुरी सदर से विधायक भी है। अब बाबा का बुलडोजर का शो देखिए। जय जय श्री राम। पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दंगा नहीं चलेगा, दंगा नहीं चलेगा, दर्रा गूंज रहा है। और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी से धकेलने की साजिश का हिस्सा है। कैसे भी हो, देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है करेंगे। इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब
भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 से 80 सीट जीतना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक मैनपुरी को ना जीता जा सके। मैनपुरी में यादव वोट सबसे ज्यादा है और यही समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत पक्ष है। यादव वोट 35% है, शाक्य वोट 15% है, ठाकुर वोट 10% है, ब्राह्मण वोट 5% है, दलित वोट 10% है, मुस्लिम वोट 5% है और अन्य वोट 20% है। यादव वोट को अपनी तरफ जोड़ने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। दोस्तों, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिली थी। उस जीत के बाद बीजेपी की उम्मीद बढ़ गई है। एक और बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब तक इस सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, उनका निधन हो चुका है। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के वोट घट रहे हैं और बीजेपी के वोट लगातार बढ़ रहे हैं। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 59% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 23%। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट 6% घटकर 53 पर आ गया और बीजेपी का वोट शेयर 21% बढ़ गया और 44% हो गया। पिछले दोनों चुनाव में मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव लड़ रहे थे यहां से, लेकिन इस बार डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। दोस्तों, योगी, अखिलेश समेत पूरा इंडिया, दोस्तों पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन है, उस पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन पर देश भर में मुस्लिम आरक्षण लागू करने का दावा किया जा रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अगर चुनाव जीतेगी तो संविधान बदल देगी। अब इनकी नजर संविधान पर पड़ी है, संविधान को बदलने की, लेकिन जनता ने भी मन बना लिया है कि जो संविधान बदलने की बात करेंगे उन्हें वो सरकार से बदल देंगे। मासूम बच्चों को बचपन में जो सीख देंगे, बड़ा होकर वो बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। अगला सवेरा, अगला दोस्तों, और वही स्थिति होने वाली है। अगला सवाल मेरा मासूम बच्चों की पढ़ाई से ही जुड़ा हुआ है। लखनऊ में अवैध मदरसा पकड़ा गया है दोस्तों। जब पुलिस और बाल संरक्षण आयोग की टीम ने यहां के बच्चों से बात की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए लाया गया है उन्हें जन्नत के सपने दिखाकर यहां तालीम दी जा रही थी। खुलासा हुआ है कि लखनऊ के अवैध मदरसे ने सनातन संस्कृति के प्रचार के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, लेकिन ज़कात के नाम पर फंडिंग ले रहा था। अवैध मदरसे से 24 बच्चों को छुड़वाया गया है। मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों का किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन्हें कैसी कैसी तालीम दी जा रही है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हाफिज बनने का सपना दिखाया जा रहा था, जन्नत मिलने का सपना दिखाया जा रहा था। गलत काम करने वालों का पुनर्जन्म होता है, उनकी रीबर्थ होती है, ऐसी ऐसी बातें उनके दिमाग में भरी जा रही थी। हिंदू के खिलाफ मदरसा में 6 साल 8 साल की उम्र के बच्चे को तैयार किया जा रहा था, जिन्हें परिवार से दूर कर मदरसे में लाया गया था दोस्तों। इसी मदरसे के पूरे एक्सपोजे को ये स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अरब का मतलब कौन सी भाषा बोल रही हैं? किसी की उम्र 6 साल, कोई 8 साल का, तो किसी बच्चे की उम्र महज 5 साल है। तस्वीरों में जो बच्चे धुंधले में दिख रहे हैं, मजहब के नाम पर इनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। तस्वीरें लखनऊ में चल रहे एक अवैध मदरसे की है, जहां पुलिस और बाल संरक्षण आयोग की टीम ने छापा मारा।
छापेमारी में इस अवैध मदरसे में 24 मासूम बच्चे मिले। ज्यादातर बच्चों को बिहार के दरभंगा से लखनऊ के अवैध मदरसे में लाया गया था। मदरसे में मासूमों को बेसिर पैर की और मनगढ़ंत तालीम दी जा रही थी। मदरसे का मौलाना बच्चों को जन्नत के रास्ते पर जाने का सपना दिखाता था। एक बच्चे की बात ध्यान से सुनिए, फिर आपको मदरसे में ब्रेन वॉश के खेल का पता चलेगा। भाई कोई कहता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है हम नेता बनेंगे, है ना, कोई कहता है हम पुलिस वाले बनेंगे। तुमको क्या लगता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? हाफिज। क्यों बनोगे हाफिज? क्या फायदा है? जैसे फायदा लिखा है, हदीस में लिखा हुआ है कि हाफिज बनने का हाफिज बनने के बहुत फायदे हैं, हदीस में लिखा है। अच्छा, जैसे तुम बताओ क्या लिखा? अल्लाह ताला बोले हाफिज बनने से जन्नत में जाते हैं, मरने का बाद फिर दोबारा जिंदा होने पर अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करते हैं। जो गुनाहगार रहते हैं उसको जहन्नम में देंगे। जो मासूम ठीक ढंग से अपना नाम नहीं बोल पाते, उन्हें जन्नत और जहन्नुम की बातें मदरसे में बताई जा रही थी। मैंने कहा क्या बनोगे बेटा? तो उसने कहा कि हाफिज बनेंगे। हम कहा हाफिज क्यों बनोगे, क्या होता है हाफिज? तो वो हम लोगों को जन्नत तक ले जाते हैं। हमने कहा ये क्या होता है, जन्नत क्या होती है? तो बच्चे ने बताया कि जो व्यक्ति गलत काम करता है उसका पुनर्जन्म होता है, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो हाफिज यही बताता है कि तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होना है, इसलिए अच्छा काम करो और जन्नत को जाओ। 2 मंजिला इस घर में अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। मदरसे से जुड़े दस्तावेजों में जांच के दौरान पुलिस को बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन ये कहकर करवाया गया था कि इसके जरिए सनातन संस्कृति का प्रचार किया जाएगा, लेकिन इससे उलट बच्चों को हिंदू संस्कृति के खिलाफ भड़काया जा रहा था। ये अवैध मदरसा जकात के जरिए फंड ले रहा था। अब तक इसे 3.5 लाख रुपए भी मिल चुके थे। जो उनके बायलॉज हैं, उस बायलॉज में कहीं पर भी मदरसा नहीं है, और लिखा हुआ है कि भारतीय सनातन संस्कृति को वो आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। उनके काम, जो ये सोसाइटी है वो आगे इस भारतीय सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। मदरसे में 24 बच्चों को रखने के लिए सिर्फ 2 ही कमरे बनाए गए थे, जिनमें ठूस ठूस कर बच्चों को रखा जाता था। मदरसे में बच्चों को सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया जाता था। बीच में भूख लगने पर बच्चे चना और पानी में भिगोया चूड़ा खाने को मजबूर थे। इतना चूड़ा कितने दिन चलता है? फिर आता है, फिर कौन लाता है? तो इसको पानी में भिगो के खाते हैं। तो चना उबाल देते हैं चने, तो हाँ, उसके बाद फिर खा लेते। फिर क्या खाते हैं उसके बाद? अभी कुछ नहीं मिला, मतलब शाम को मिलेगा। इस अवैध मदरसे का मौलाना बिहार के दरभंगा का इरफा और सैफुल्ला है। मदरसे का संचालन आजमगढ़ का जीशान करता है। जिन बच्चों को यहां से मुक्त कराया गया है, उन्हें बाल आयोग ने अपने संरक्षण में रखा है और जल्द ही इन्हें उनके परिवार के पास भेजा जाएगा। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो पुलिस देखेगी, और इस पूरे नेक्सस को भी तलाशने का प्रयास किया जाएगा कि कहीं ये बहुत बड़ा कोई गिरोह तो नहीं है कि दूसरे राज्यों से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है और उनकी पढ़ाई करवाई जाती है। कैमरा दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ में अवैध मदरसे पर एक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ दिया। पार्टी ने इसके पीछे बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। वहीं यूपी सरकार के मंत्री दानिश अली ने कहा है कि अवैध मदरसों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे खासतौर पर अल्पसंख्यक नौजवानों के विकास के लिए, उनके हितों के रक्षा के लिए काम कर रही है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को भ्रमित करने के एजेंडे के साथ काम करते हैं। निश्चित तौर पे उनके एजेंडे को हम पूरा नहीं होने देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है पहले और दूसरे फेज के जो इलेक्शंस हुए हैं कि उसमें जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ या जिस तरह से इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये लोग बुरी तरह से हार रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी देश में ध्रुवीकरण की राजनीति अपना रही है। वो कभी ये बच्चों को ले आएगी कि वो आलिम बनना चाह रहे हैं, कारी बनना चाह रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर योगी सरकार सख्त है। 2022 में योगी सरकार ने अवैध मदरसों का सर्वे करवाया था। सर्वे के दौरान पता चला था दोस्तों कि पूरे यूपी में 13,000 अवैध मदरसे हैं। नेपाल सीमा पर सबसे ज्यादा अवैध मदरसे हैं। नेपाल सीमा के 7 जिलों में बने हैं अवैध मदरसे। 20 साल में बनाए गए थे ये मदरसे। इनमें से 80 मदरसों को विदेश से पैसा आता है। 100 करोड़ तक की फंडिंग है दोस्तों पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान के एक नेता फवाद चौधरी ने राहुल गांधी को सपोर्ट करने की बात की है। हालांकि आज जब राहुल गांधी से फवाद चौधरी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की जुबान पर राहुल गांधी का नाम क्यों है? कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते, आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। दोस्तों आज गुजरात के आनंद में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस और पाकिस्तान का गठबंधन एक्सपोज हो गया है। पीएम बोले कि आज भारत में कांग्रेस मर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान रो रहा है। जब से भारत में इलेक्शन शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान में एंटी मोदी एजेंडा चल रहा है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया भी कभी राहुल का नाम लेता है तो कभी मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नैरेटिव चलाता है। भारत में 400 पार का चुनाव देखकर शहबाज शरीफ को कितना तनाव हो गया है दोस्तों, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। और राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी हो रही है और मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की नफरत खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने सीधा बयान दिया कि वो नरेंद्र मोदी को रोकने वाली किसी भी ताकत का सपोर्ट कर रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी जीते और भारत के अगले पीएम बने। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी को लेकर फवाद चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की। पाकिस्तान में चाहे फवाद चौधरी हो या फिर पीएम शहबाज शरीफ, दोनों ही भारत की कामयाबी और यहाँ की लीडरशिप से जलते हैं। इस्लामाबाद के दुख की एक और वजह है मुस्लिम देशों से भारत के अच्छे संबंध, जिसे नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार भी फेक न्यूज चला रहे हैं। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने अरबन नक्सल कहा, जिसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अरब नस्ल बता दिया। ऐसा लगता है मानो पाकिस्तान को मोदी का नाम सुनते ही मिर्ची लग जाती है। सरहद पार मोदी को बुरा भला कहने और भारत की विपक्षी पार्टी की तारीफ करने की वजह है पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के बड़े फैसले। इस सरकार के दौरान पहली बार भारत पर पाकिस्तान में घुसकर 20 से ज्यादा आतंकियों को मरवाने के आरोप लगे। ये आरोप खुद पाकिस्तान लगा रहा है। पहली बार मोदी की लीडरशिप में भारत ने 2 बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के साथ साथ पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क और टेरर सपोर्टरों को भी हर दिन खत्म किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ वैसा आज तक नहीं हुआ था। पाकिस्तान के आतंक का टायर पंचर हो गया। अब की बार 400 पार। आजकल पाकिस्तान में मोदी के 400 पार वाले नारे पर भी स्टूडियो में बहस चल रही है। क्या पाकिस्तान 24 के चुनाव में जानबूझकर बार बार कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम ले रहा है? मोदी से पाकिस्तान की नफरत की एक वजह पीएम मोदी का भाषण भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के भीख वाले कटोरे पर बात की थी। पाकिस्तानी रिएक्शन से साफ है कि पीएम मोदी के भाषण को इस्लामाबाद में गौर से सुना जाता है। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं।
हालांकि ऐसा लगता है कि चाहे फवाद चौधरी हो या पाकिस्तानी पत्रकार, सब ने भारतीय चुनाव पर कमेंट करके वायरल होने का तरीका तलाश कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सहयोग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत में कांग्रेस का बुरा वक्त चल रहा है, ढूंढने से भी कांग्रेस मिल नहीं रही, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी आंसू बहा रहा है। पीएम सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बताया कांग्रेस के लिए पाकिस्तान में दुआ हो रही है। मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों के बाद कांग्रेस से भी जवाब आया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि पीएम मोदी के साथ नवाज शरीफ के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और फवाद चौधरी का बयान पाकिस्तान की सरकार के दबाव में दिया गया। फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे। मेरा मानना है जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। जी न्यूज़।